Hello student, very warm welcome in Prachi Foundation online classes and student आज हमारा है चैप्टर नंबर 9। सिर्फ आज ही ने पिछले 2 दिन से यही चल रहा है क्रॉप प्रोडक्शन एंड इट्स मैनेजमेंट लेक्चर नंबर 3 या कह सकते हैं ये हमारा लास्ट लेक्चर है इस पूरे चैप्टर का। ठीक है, और आज हम टॉपिक क्या क्या कवर करने वाले हैं। हम टॉपिक कवर करेंगे क्रॉप प्रोडक्शन, हार्वेस्टिंग, स्टोरेज एंड क्रॉप इम्प्रूवमेंट। ठीक है बच्चों, और आज के वीडियो में आपको बहुत मज़ा आने वाला है। मज़ा इसलिए आने वाला है क्योंकि आज हमारा फाइनल है और हम सारी चीज़ों को एक बार रिकॉल करते हुए वापस चलेंगे ताकि इस चैप्टर को दोबारा आपको देखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो। ठीक है बच्चों, चले आगे। चलिए, प्रोडक्शन फ्रॉम वीड्स। तो वीड्स यानी होते हैं बच्चों अनवांटेड प्लांट, यानी जो ना चाहते हुए भी बच्चों मेन क्रॉप के साथ उग जाते हैं प्लांट्स। ठीक है, जो क्रॉप के साथ अपने आप उग जाते हैं उनको कोई उगाता नहीं है, साथ साथ ये देखिए यहाँ पर अपने आप जो है ये उग जाते हैं। ठीक है, और इनसे होने वाले नुकसान क्या है बच्चों? बहुत सारे नुकसान हैं। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि वीड्स यानी अनवांटेड प्लांट्स जो क्रॉप के साथ अपने आप उग जाते हैं, और जब इन अनवांटेड प्लांट्स यानी वीड्स को रिमूव किया जाता है तो उसे बोलते हैं वीडिंग। क्या बोलते हैं? वीडिंग। अब इस प्रॉब्लम ये है कि वीड को भाई बढ़ना है तो इसको भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए, इसको भी वाटर चाहिए, इसको भी सनलाइट चाहिए, और जब ये मेन प्लांट यानी मेन क्रॉप के साथ ग्रो होता है तो ये मेन प्लांट की जो है वो सारे न्यूट्रिएंट्स ले लेता है आसपास, जिसके पास आसपास भी लगा हुआ रहता है उसके सारे न्यूट्रिएंट्स, उसको जो मिलने वाली लाइट है जिससे वो फोटोसिंथेसिस करेगा, उसको जो मिलने वाला वाटर है वो सब यूज कर लेगा। तो जिसके कारण प्लांट जो है वो एकदम दुबला पतला कमजोर हो जाएगा, उसकी प्रोडक्शन पे इसका असर पड़ेगा, अच्छा ग्रोथ नहीं मिलेगी। तो जिस कारण फार्मर्स क्या करते हैं कि इन अनवांटेड प्लांट को जो है वो क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आया? अब ये बात देखिए आप कि वीडिंग यानी अनवांटेड प्लांट को हम आगे कई तरीके पढ़ेंगे जिससे कि उनको रिमूव किया जाता है। तो सबसे पहला हमारा तरीका है मैनुअल रिमूवल। ठीक है, मैनुअल यानी इसमें क्या होता है कि वीड्स को यहाँ जैसे आप देख रहे हो हाथों से ही जड़ से उखाड़ दिया जाता है या फिर मदद ली जाती है। खुरपी एक ऐसा औजार होता है जिससे आप लोगों के अगर गार्डन होगा या छोटे मोटे गमले भी होंगे तो उसमें खुरपी यूज करते हैं मिट्टी को खोदने के लिए। ठीक है, तो इसमें ये किया इसकी हेल्प से किया जाता है ताकि मेन बस ध्यान इसमें ये रखना पड़ता है कि ये जो मेन क्रॉप्स है ये इससे डैमेज ना हो, उसको कोई नुकसान ना हो। दूसरा हम पढ़ेंगे टिलिंग बिफोर सोइंग। टिलिंग यानी हमने कल भी पढ़ा था प्लाफिंग को ही बोलते हैं, जिसमें हमने देखा था ऑक्सन की हेल्प ली जा रही है और हार्वेस्टर की हेल्प से खेतों में जो जमीन है, जमीन यानी जो लैंड है यानी जो सॉइल है उसको लूज किया जा रहा है। तो यहाँ पर टिलिंग जो है वो हाथ से भी की जाती है अगर कोई छोटा सा एरिया कवर करना हो और इसमें सॉइल को लूज किया जाता है और उस सॉइल में जो मौजूद वीड्स रहते हैं ये जड़ से बाहर आ जाते हैं, और उसके बाद जब ये जड़ से बाहर आ जाते हैं तो अब इसको वाटर ही नहीं मिल रहा है तो उसके बाद ये धीरे 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 सूखना स्टार्ट हो जाते हैं। तो जब ये सूख जाते हैं तो उनको सॉइल के साथ ही मिक्स कर दिया जाता है, सॉइल के साथ ही इसको मिक्स कर दिया जाता है। ठीक है, जिसके कारण इसमें जो मौजूद जितना भी न्यूट्रिएंट्स होगा वो वापस सॉइल में मिल जाएगा। ठीक है, समझ में आया आपको? अब बच्चों यहाँ पर हमारा बायोलॉजी का कंप्लीट कोर्स जो है वो बन चुका है, यानी पूरे चैप्टर बायोलॉजी के जो है वो बन चुके हैं, जो ना सिर्फ आपके एनुअल एग्जाम के काम आएंगे बल्कि बच्चों जो आपके इंटरनल असेसमेंट होते हैं उसमें भी बहुत हेल्प करेंगे। यहाँ पर आपको ये सारा बायोलॉजी का जो फुल कोर्स है मिनिमम प्राइस पे पेन ड्राइव क्लासेस के थ्रू अवेलेबल हो रहा है, और इसकी जो मिनिमम कॉस्ट है बच्चों फुल बायोलॉजी की वो है 3000 रुपीज़। ठीक है, जिसमें जितने भी आपके बायोलॉजी के चैप्टर है वो कवर किए गए हैं, और इसके साथ ही आपको मिलेंगे सारे चैप्टर के PDF नोट। उसके अलावा आपको मिलेंगी हर एक
चैप्टर की सेपरेट वर्कशीट। ठीक है, तो करना क्या है, आपको करना कुछ नहीं है बच्चों, बस इस नंबर पे आपको कांटेक्ट करना है और अपना ऑर्डर जो है वो बुक करना है, या फिर आप मेल पे भी अपना ऑर्डर जो है वो बुक कर सकते हो। ठीक है बच्चों, तो चले आगे। तो नेक्स्ट आता है वीडिसाइड्स। तो ये एक ऐसा मेथड है जिसमें वीड्स को केमिकल के द्वारा किल किया जाता है, यानी अनवांटेड जो प्लांट्स है उनको केमिकल्स के द्वारा मार दिया जाता है, और ये ध्यान रखा जाता है कि उससे मेन क्रॉप्स को कोई नुकसान ना हो। इसके लिए फील्ड में जो है ये स्प्रे की जाती है। और इसमें ध्यान देने लायक ये भी बात देख रहे होंगे कि जो फार्मर्स है वो स्प्रे करते हुए अपने आप को पूरी तरह से प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ताकि इससे इनकी हेल्थ पर कोई नुकसान ना हो। नेक्स्ट है प्रोटेक्शन फ्रॉम पेस्ट। फसलों को कई कारणों से नुकसान हो सकता है, वो जो स्ट्रे एनिमल होते हैं उनसे हो सकता है, बर्ड्स से हो सकता है, वो इंसेक्ट से हो सकता है। तो अब इसका इलाज ये है कि एनिमल और बर्ड्स को फील्ड में ये जो स्केयर क्रो होते हैं इनके जरिए दूर रखा जाता है, या ड्रम को पीटा जाता है ताकि उसकी आवाज से वो लोग जो है वो भाग जाए। हालांकि कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म भी होते हैं जो फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, और वो ऑर्गेनिज्म जो है उनको बोलते हैं पेस्ट। ठीक है, जैसे कि रैट हो गया, ठीक है, विविल्स हो गए और लोकस्ट हो गया। ये कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो कि नुकसान बहुत ही ज़्यादा मात्रा में जो है वो फसलों को पहुंचा देते हैं। तो इसके लिए क्या होता है कि केमिकल स्प्रे की जाती है, केमिकल स्प्रे के द्वारा ही इनको मार दिया जाता है, और ताकि इनसे जो फसलों को नुकसान हो रहा है उसको वो बचा सके। तो इस तरीके के केमिकल को कहते हैं जिससे कि इन जानवरों को, इन एनिमल्स को, इन इंसेक्ट को, इन ऑर्गेनिज्म को दूर रखा जाता है, उसको बोलते हैं पेस्टिसाइड्स। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये जो स्प्रे है उसको मैनुअली यानी हाथों से भी किया जाता है, और अगर कहीं जैसे पीछे हमने देखा था, यहाँ पर हमने देखा था कि इसको हाथ से ही किया जा रहा है। लेकिन बच्चों अगर किसी की फील्ड बड़ी है या बड़े एरिया है तो वहाँ पर स्मॉल एयरक्राफ्ट का भी सहारा लिया जाता है। और जब ये केमिकल स्प्रे होता है बच्चों तो वहाँ पर वो केमिकल जो है वो फ्रूट और हमारी वेजिटेबल्स में आसानी से चिपक जाते हैं, और कई प्लांट जो है इसको एब्जॉर्ब भी कर लेते हैं। तो इसीलिए ये एक फूड चेन का हिस्सा भी बन जाता है। अब नॉर्मली हम क्या करते हैं कि हमारे घरों में फ्रूट एंड वेजिटेबल आता है तो हम उसको धोकर खा लेते हैं, ठीक है। लेकिन जो एनिमल और बर्ड होते हैं, अब ये तो इसको धो नहीं पाएंगे एनिमल्स एंड बर्ड्स, ठीक है। तो ये इनके शरीर में वैसे ही केमिकल चला जाता है जो कि उनके बॉडी पे बहुत बुरा असर छोड़ता है। इसीलिए पेस्टिसाइड का बोलते यूज जो है वो कम से कम करना चाहिए, क्योंकि इससे फूड चेन भी जो है वो प्रभावित होती है, उसके ऊपर इसका गलत असर पड़ता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हमारा आ गया है हार्वेस्टिंग। बच्चों फसल जो है खेतों में लहलहा रही है, यानी पककर जो है वो तैयार हो चुकी है। अब ज़रूरत है इसको इकट्ठा करने की, तो इसके लिए इसको क्या करना पड़ेगा, काटना पड़ेगा। फ्रूट और वेजिटेबल तो ऐसे बच्चों हाथ से ही मतलब निकाल दिया जाता है, उनको तोड़ लिया जाता है। लेकिन अगर हम व्हीट और राइस की बात करें और दूसरी कई ऐसी फसलें होती हैं, ठीक है, तो जिनको क्या करना पड़ता है बच्चों, क्रॉप को काटना पड़ता है नीचे से, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हार्वेस्टिंग, ठीक है। अब फसलों को हमने काट लिया था पीछे, अब जरूरत होती है कि उन फसलों में जो ग्रेन्स है उसको इकट्ठा करने की, ठीक है, यानी उसमें जो अनाज है उसको इकट्ठा करने की, तो उसको बोलते हैं थ्रेशिंग। अब थ्रेशिंग के यहाँ पर दो तरीके देख रहे हैं, नंबर 1 एंड दिस इज नंबर 2। तो नंबर 1 यानी इसको हाथ से भी किया जा सकता है, और दूसरा इसको मशीन से भी किया जा सकता है। तो ये वाला जो है इसको बोलते हैं कंबाइन थ्रेशर। क्या बोलते हैं, कंबाइन मशीन, या हार्वेस्टर भी बोलते हैं इसको, ठीक है, मशीन। तो यहाँ पर इसी मशीन में दो काम जो है वो आसानी से हो जाते हैं। ये देखिए पीछे से ये आगे से फसलों को काट भी रहा है यानी हार्वेस्ट भी कर रहा है, और दूसरा जो है ये थ्रेशिंग का काम भी कर रहा है। और ऊपर देखिए इसमें बीज जो है, जो ग्रेन जो है वो इकट्ठा हो रहे हैं, ठीक है। तो जो बड़े बड़े किसान हैं वो इन्हीं का ही इस्तेमाल करते हैं, और जो छोटे किसान हैं वो हाथ से ही इसको यानी अनाज को अपने इकट्ठा करते हैं। नेक्स्ट बारी आती है थ्रेशिंग के बाद बारी आती है
कि ग्रेन तो हमने इकट्ठे कर लिए थे, ठीक है। अब उनके साथ साथ क्या हुआ, उनके छिलके भी जो है वो साथ आ गए। अब जब ग्रेन को उनके छिलकों से, ठीक है, ग्रेन को जब उनके छिलकों से अलग किया जाता है तो उसको बोलते हैं विनोइंग, ठीक है। इसे करने के लिए क्या होता है कि ग्रेन को एक किसी चीज में लिया जाता है, ठीक है, जो कि ये बैम्बू से बना होता है, और इसमें वो ग्रेन्स जो है वो डाले जाते हैं। और जब इसको हाइट से नीचे फेंका जाता है तो ग्रेन क्या होता है, उसमें मॉइस्चर होता है, तो जिस कारण वो हैवी होते हैं, तो वो अपनी एक डिजायर प्लेस में, जहाँ पर ये चादर बिछी है, इस जगह पर आ जाते हैं। और जो छिलके होते हैं इसके, ठीक है, वो हवा के साथ जो है वो दूर चले जाते हैं। लाइट होते हैं, वेट में लाइट होते हैं, तो हवा के साथ ये दूर चले जाते हैं। तो यानी ये कह सकते हैं कि ये प्रोसेस हम तब कर सकते हैं जब हवा अच्छे से चल रही हो, ठीक है। अब हम बात करते हैं स्टोरेज की। हमने फसल काट ली, हमने छिलके अलग कर लिए, हमने ग्रेन इकट्ठा कर लिया, अब उसको स्टोर करने की भी ज़रूरत होती है। फूड ग्रेन या फिर जो हार्वेस्टेड ग्रेन होता है, जैसे हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि हमने जो ग्रेन इकट्ठा किया है, ठीक है, उनमें क्या होता है बच्चों, मॉइस्चर जो है, नमी जो है वो रहती है। तो इसके लिए ज़रूरत होती है कि उनको स्टोर करने से पहले उनको धूप में अच्छे से सुखाया जा सके, जाना चाहिए, ताकि माइक्रोब्स उनको कोई नुकसान ना करे। तो फार्मर क्या करता है बच्चों, पूरे साल मेहनत करने के बाद कुछ एक जो अनाज है वो अपने घर में उसको स्टोर करके रखता है, ताकि अपने घर पे वो उसको पूरे साल भर जमा कर सके, यानी यूज कर सके। और कुछ अनाज जो है वो गवर्नमेंट को बेच देता है ताकि पैसे भी आए, ठीक है। हर चीज तो अनाज के बदले, बार्टर सिस्टम तो है नहीं कि उसको चीज कुछ खरीदनी है तो चीज के बदले वो चीज देगा, नहीं तो पैसों की भी तो उसको जरूरत पड़ेगी। तो इसके लिए वो कुछ अनाज जो है वो गवर्नमेंट को देगा और कुछ अनाज जो है वो प्राइवेट एजेंसीज को देगा, ठीक है। तो लार्ज स्केल में जहां पर अनाज को स्टोर किया जाता है तो उसको बोलते हैं एजेंसी, ठीक है, ग्रेनरीज। और दूसरा यहाँ पर देख रहे होंगे, इसको बोलते हैं साइलोस, ठीक है। तो इनको इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि अनाज को चूहे और इंसेक्ट से बचाया जा सके। और ये जिम्मेदारी दी गई है किसको, पहली जिम्मेदारी मिली है एफसीआई को, ठीक है, एफसीआई यानी फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। और दूसरी जिम्मेदारी जो है एसडब्ल्यूसी यानी स्टेट वेयर हाउस कॉरपोरेशन। इसी तरीके से बच्चों फ्रूट और वेजिटेबल में मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होता है, तो जिस कारण इनकी शेल्फ लाइफ बहुत कम होती है, यानी खराब ये बहुत जल्दी हो जाता है। तो इसीलिए अगर इनको हम बड़े लेवल पे, भाई जो बड़े लेवल पे, कमर्शियल लेवल पे इनको उगाता है, तो उसको इसको स्टोर करने के लिए भी कोई अच्छा तरीका देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये लार्ज, इनके लिए कोल्ड स्टोरेज या डीप फ्रीजर की ज़रूरत होती है ताकि इनको खराब होने से बचाया जा सके, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्रॉप इम्प्रूवमेंट की। तो एग्रीकल्चर यानी खेती बाड़ी को सही तरीके से किया जाए, ये क्रॉप का प्रोडक्शन बढ़ाएगी, जिससे फार्मर को, यानी जो भी वो लगाएगा उसका अगर प्रोडक्शन बढ़ेगा तो फार्मर को अच्छा खासा बेनिफिट होगा, वो प्रॉफिट होगा। तो भारत में जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, खाना यानी फूड की डिमांड भी जो है वो बढ़ती जा रही है। ये कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, हर एक आदमी को अपनी ज़रूरत के हिसाब से तो खाएगा वो। तो 1960 के सेंचुरी में, यानी 1960 के दशक में जब ये साल था, तो भारत में एक रिवॉल्यूशन हुआ, यानी सडन चेंज हुआ, जो जाना गया एग्रीकल्चर के फील्ड में, जिसको जाना गया ग्रीन रिवॉल्यूशन के नाम से, ग्रीन रिवॉल्यूशन के नाम से, ठीक है। इस समय क्या हुआ कि भारत में हाई यील्डिंग ड्राफ्ट, यानी ये साइज में बड़े नहीं थे, ये जो प्लांट थे वीट के, ऑफ मैक्सिकन वीट, ये जो वीट के प्लांट थे ये साइज में बड़े नहीं थे, लेकिन इनकी प्रोडक्शन जो थी वो बहुत ही ज़्यादा थी, बहुत ही कमाल की थी। तो 1960 के दौर में ऐसे प्लांट को इंट्रोड्यूस किया गया। इसकी खासियत ये थी कि पहली चीज़ तो भाई ये पेस्ट जो इंसेक्ट है, यानी इसको इंसेक्ट ज़्यादा यानी नुकसान नहीं पहुंचा सकते। दूसरा, इसमें डिजीज़ भी बहुत कम लगती है, डिजीज़ यानी नामात्र थी। और इसके अलावा इसमें वाटर लॉजिंग की, यानी इसका जो प्लांट है इसमें पानी जो है इनकी जड़ों में इकट्ठा होने की जो प्रोबेबिलिटी थी, जो समस्या थी,
या प्रॉब्लम थी वो भी नहीं थी। तो जिस कारण ये हुआ कि उस समय जो था वो बहुत ही अच्छी मात्रा में प्रोडक्शन हुआ व्हीट का। ये तो थी एक बात। अब देखते हैं दूसरा तरीका। दूसरा तरीका ये था कि न्यू वैरायटी के क्रॉप्स को डेवलप करना, और ये संभव या ये पॉसिबल था क्रॉस ब्रीडिंग के साथ ही। ठीक है, क्रॉस ब्रीडिंग से यानी दो अलग अलग ब्रीड के सीड लेकर एक नई ब्रीड जो है वो तैयार करना, जिसे नाम दिया गया हाइब्रिडाइजेशन का। अब पौधों की जो दो वैरायटी है, ठीक है, पौधों की जो दो वैरायटी है, मान लो ए और बी, उसमें से जो उनकी अच्छी क्वालिटी है, ए की अच्छी विशेषताएं कैरेक्टरिस्टिक्स, बी की अच्छी कैरेक्टरिस्टिक, उनको चुनना था। तो प्लांट ए से एंथर को रिमूव किया जाता। हमने जब प्लांट वाला चैप्टर उठाया था जिसमें हमने उसका रिप्रोडक्शन वाले हिस्से देखे थे, तो उसमें आप समझ जाना कि एंथर हम किसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो प्लांट ए से एंथर को रिमूव किया जाता है, जिसे इमैस्कुलेशन कहते हैं। ठीक है, इमैस्कुलेशन, यहां से इसको हटा देते हैं। ठीक है, किस कब बोला है इमैस्कुलेशन? जब प्लांट ए से यानी प्लांट से एंथर को रिमूव किया जाता है, प्लांट बी के एंथर को लिया जाता है और इसके पोलन को, यानी इसमें जो पोलन है उसको प्लांट ए के स्टिग्मा में छिड़क दिया जाता है, और उसके बाद प्लांट ए के स्टिग्मा को, जिसमें कि क्या हुआ है, प्लांट बी का क्या हुआ, एंथर, यानी क्या हुआ था कि उसका पोलन को छिड़क दिया था। ठीक है, एक बार फिर से वापस चलते हैं ताकि थोड़ा कंफ्यूजिंग ना लगे, क्योंकि ये एक सबसे जरूरी हिस्सा मैं आपको बता रही हूं, इसके लिए इसको हटा देते हैं कि प्लांट ए है हमारे पास, प्लांट बी है। ठीक है, अब ध्यान से समझना कि प्लांट ए से एंथर को रिमूव किया जाता है, जिसे इमैस्कुलेशन कहते हैं, और प्लांट बी के एंथर को लिया जाता है और उसमें जो मौजूद पोलन है, ठीक है, उसको प्लांट ए के स्टिग्मा में, ठीक है, स्टिग्मा में क्या कर दिया जाता है, छिड़क दिया जाता है, डाल दिया जाता है। उसके बाद प्लांट ए के स्टिग्मा को पेपर बैग से कवर कर दिया जाता है। तो इस तरीके से यानी क्रॉस ब्रीडिंग से, यानी क्रॉस ब्रीडिंग से जो एक ब्रीड तैयार हुई उसको बोला गया हाइब्रिड। और ये जो है ये पॉसिबल कहाँ है, ये पॉसिबल है, ये सारी प्रोसेस एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में। ठीक है, इसके बाद हाइब्रिड वैरायटी के जो सीड्स होते हैं उनको फार्मर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, क्योंकि जितने अच्छी क्वालिटी के बीज होंगे, जितनी अच्छी क्वालिटी के बीज होंगे, उसके बाद पैदावार भी उसकी उतनी ही अच्छी होगी। और अच्छी पैदावार होगी तो उसका सीधा सा फर्क क्या होगा कि कभी भी फूड की जो डिमांड है वो ज़्यादा हाई नहीं होगी, सस्ते प्राइस पे जो है सबको खाना मिलेगा। ठीक है, क्योंकि किसान इतना फसल उगाता है कि सबकी नीड पूरी हो सके। ठीक है, वही है कि ज़रूरत से ज़्यादा कोई स्टोर करके रख लेता है तो वो फिर उसकी ग्रीड होती है, जो कि नेचर भी पूरा नहीं कर सकती है। तो ये था हमारा चैप्टर बच्चों, जो कि हमने लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 के साथ जो है वो फिनिश कर दिया। कोई डाउट है आपको तो कमेंट सेक्शन में जाइए, अपना डाउट पूछिए। मिलेंगे अब हम केमिस्ट्री के चैप्टर में, तो तब तक रिवाइज करिए और फटाफट वापस आ जाइए।